हेलो एवरीवन। CAPFAC 2025 के जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, तो मेंटरशिप प्रोग्राम हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें से आज कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहले तो आपको इस एग्ज़ाम के बारे में जानना है। जो फ्रेशर्स हैं, ऑब्वियसली जो इस एग्ज़ाम के बारे में जानते हैं, तो ऑब्वियसली है आपको वो पार्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर हम आपको इसमें से टास्क देंगे। ये ग्रेजुअली धीरे धीरे चीज़ें मूव करती जाएगी। जो लोग पेड प्रोग्राम में होंगे, जो लोग पेड वाले ग्रुप में होंगे, उसमें से आपको टास्क जो मैं दूंगा, उस टास्क को कंप्लीट करके आप मेरे पास सेंड करोगे, उसका आपको फीडबैक दिया जाएगा, फिर आपसे मैं डिस्कस करूंगा। और जो ओपन में इसको देख रहे हो, जिनको प्रोग्राम नहीं ज्वाइन करना है, तो आप अपने आधार पे वर्क करते रहो। जो मैं टास्क देता हूँ आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो मैं उसमें नहीं कर सकता हूँ ना। लेकिन जो पेड वाले में हो गए, ऑब्वियसली उनसे मैं उनके लिए मैं अकाउंटेबल हूँ, उनके लिए मैं आपसे पूछूंगा भाई टास्क कंप्लीट करो, टास्क आपके लिए। तो इन जनरल जो आप जो भी कैंडिडेट्स हो, तो थोड़े इस एग्जाम के बारे में बेसिक्स जान लो। ये जो भी है आपका असिस्टेंट कमांडेंट, जो आप AC बोलते हो, तो ग्रुप A डायरेक्टली अपॉइंटेड गैजेटेड ऑफिसर है, इक्विवेलेंट टू ACP, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रैंक, या फिर DYSP कह सकते हो। पहले इसको DYSP डिप्टी SP कहते थे, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप जो यूनियन गवर्नमेंट का जो जॉब होता है, तो वो आप उसमें से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्लीजर से आप लेते हो। और यदि स्टेट गवर्नमेंट में आप हो, तो गवर्नर ऑफ द स्टेट के आप प्लीजर से आप वो जॉब लेते हो। ठीक है। तो ये आपका जो भी ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर डायरेक्टली अपॉइंटेड। जो एलिजिबिलिटी होता है, तो कोई भी ये है कि नो पर्सन हु इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो इंडियन सिटीजन एक्सेप्ट। अब ये जैसे देखो, ये नॉर्मली मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि जो भी आप इंडिया में हो, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल कैंडिडेट हैं कि जैसे लेटेस्ट टेक नेपाल और भूटान के, तो वो भी आ जाएंगे। बट चलो ये आप उसको देख लोगे, जो इसमें से बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। अब नेक्स्ट है सेक। तो बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट्स टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट। इनिशियली देखा जाए तो सिर्फ मेल एलिजिबल थे, फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे सब में अलाउ कर दिया गया। इनफैक्ट जब मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई किया था, तब ये BSF ITBP ये सब में फीमेल अलाउ नहीं थी। ठीक है। फिर अब तो अब किसी में भी कोई डिफरेंस नहीं रहा है। ठीक है। एज जो भी 25 में आप दोगे, तो कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड एज ऑफ 20, यानी कि 20 ईयर्स, और मस्ट नोट हैव अटेंड द एज ऑफ 25 एज ऑन अगस्त 1 अगस्त 2025। तो 1 अगस्त 2025 आपका वो बेंचमार्क है, 1 अगस्त बेंचमार्क होता है। तो ही और सी शुड मस्ट हैव बीन बोर्न नोट अर्लियर देन 2 अगस्त 2000 एंड नोट लेटर देन 1 अगस्त 2005। तो यानी कि 2 अगस्त, कह सकते हो कि सॉरी, ये आपके जो है 2 अगस्त 2000 से लेकर के आप 1 अगस्त 2005 के बीच में होना चाहिए जनरल कैंडिडेट। लेकिन आपका जो अपर एज, लोअर एज तो सबके लिए सेम है, 20 ईयर मिनिमम, और अपर एज में आपका रिलैक्सेशन है। तो SC ST हैं तो अप टू 5 ईयर्स, जो OBC हैं उनको अप टू 3 ईयर्स, और जो एक्स सर्विसमैन और सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविलियन एम्प्लॉय हैं उनको 5 ईयर्स। अब मान के चलो कोई OBC है, तो उनको 28 ऐसे मिल रहा है, और प्लस यदि आपके पास सिविलियन एम्प्लॉय है तो आपको 5 ईयर्स, या एक्स सर्विसमैन है तो 5 ईयर्स। SC ST हैं तो 30 + 5। ठीक है। तो वो आपको मिल जाता है। नेक्स्ट, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब इसमें डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए, 10 +2 +3 पहले चल रहा था, तो या इस क्राइटेरिया में, या अब जो किया जा रहा है 4 वाला है, तो 4 वाले अभी एडमिशन ही चल रहा है इन लोग का, मतलब अभी चल ही रहा है। जनरली अभी मैक्सिमम जो नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो 10 +2 +3 वाले हैं, या फिर इंजीनियरिंग किए हुए। एट द एंड ऑफ द डे आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए या इक्विवेलेंट। और यदि आप अपियरिंग में हो, इफ यू आर एन अपियरिंग कैंडिडेट, तो आपका जो नेक्स्ट ईयर यानी कि 2025 में है, जब आपका रिजल्ट निकलता है, उसके बाद DAF फिल करने के पहले तक आपके पास होनी चाहिए पासिंग आउट, आपके पास पासिंग का प्रूफ होना चाहिए। यानी अपियरिंग कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये सब एक्सेप्शनल क्लाउज है, वो उसको देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका है रेस्ट्रिक्शन ऑन रीअपियरेंस ऑफ कैंडिडेट्स फाइनली सेलेक्टेड। तो जो एक बार आप सेलेक्ट हो चुके हैं, उनको एग्जाम नहीं देना है।
अब इधर बीच में क्या हो रहा था, मल्टीपल ईयर से ऐसा ही चल रहा था कि जो एग्जाम आपका पहले हो जा रहा है नेक्स्ट ईयर का, और रिजल्ट जो है बाद में। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ ऐसा हुआ कि 2 इयर्स में, तो वो एक्सेप्शनल केस है, अदरवाइज ऐसे नॉर्मली फिजिकल स्टैंडर्ड्स वगैरह जो आगे आप देख लोगे, ठीक है ना। ये आप एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट यदि आपके पास है, तो वो ड्यूरिंग इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट के टाइम में आपको वो हेल्पफुल होगा, आपको वो उसका थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है, लेकिन स्पेसिफिक नहीं है। एक चीज ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि आपको 5 मार्क्स 10 मार्क्स, ये ऐसा कुछ नहीं है। मे बी आपने किया हुआ है तो उसको एक कंसिडरेशन दिया जाएगा कि यस, इस पर्सन ने ट्रेनिंग की हुई है, एनसीसी बी और सी का सर्टिफिकेशन है इनके पास, तो इनका कहीं ना कहीं एक ये होता है कि फोर्स की तरफ इनका इंक्लिनेशन है। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट्स, मेजोरिटी एवरी टाइम मैं देखता हूँ, जो कैंडिडेट हाईएस्ट इंटरव्यू में मार्क्स लाते हैं वो एनसीसी नहीं किए हुए रहते हैं। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि एनसीसी आप करोगे तो अच्छा मार्क्स हाईएस्ट नहीं मिलेगा, नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो इस वजह से टेंशन नहीं लेना, यदि है तो अच्छा है। ये देखो, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में यदि देखा जाए, तो 2013 424 था, फिर आपका 2014 में 136, फिर 2015 में आपका 304, फिर आपका 217, 216 में, 2017 में आपका 179, 2018 में 466, फिर आपका 2019 में 330, फिर 2020 में 210, फिर 21 में इधर लोएस्ट 171, फिर आपका 22 में 253, एक्चुअली 233 हो गया था, ठीक है, ये 233 हो गया था। फिर 23 वाले में इनिशियली कम था, उसको बढ़ा करके तो 359, और 2024 का 506। अब देखो 25 में क्या आएगा हम ये नहीं कर सकते हैं, तो इसके ऊपर अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये वो कैंडिडेट्स हैं जिनके रिटर्न, इतने नंबर ऑफ रिटर्न क्वालिफाई, रिटर्न एग्जाम में क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है। जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में, देखो ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया, तो आपको लगेगा 22 और 23 अभी उनके डेटा नहीं थे, तो जो ये 21 तक का डेटा 2012 से लेकर के, तो देखो जनरली जो क्या है 1/3 के आसपास जो है एग्जाम देते हैं, कभी 1/3, कभी 1/3 से थोड़ा सा ज्यादा। अभी जैसे इसमें देखो 1/3 से थोड़ा ज्यादा, 1/3 से थोड़ा ज्यादा, ठीक है ना। इधर देखा जाए तो 1/3 से थोड़ा कम ही दिए हैं एग्जाम, 1/3 से कम ही एग्जाम दिए हैं, ठीक है ना। तो इसमें 1/3 से कम ही दिए हैं। तो कुछ ईयर में देखा जाए इसमें 1/3 से थोड़ा ज्यादा है, तो कुछ ईयर में मोर और लेस 1/3 या 1/3 से भी लेस आपके एग्जाम दे रहे हैं। सिविल सर्विसेज वाले में आप देखते हो ऑलमोस्ट 1/2 रहते हैं, लेकिन उसमें 1/3 के आसपास एग्जाम देते हैं। तो मोर और लेस आप ये मान करके चलो कि हमारा जो कंपटीशन होगा वो 1 लाख के आसपास कैंडिडेट में आपका कंपटीशन है। लेकिन 1 लाख भी जो एग्जाम दे रहे हैं, तो आप ये ना मानो कि ये सबसे हमारा कंपटीशन है। आपका कंपटीशन एक तरह से देखा जाए तो मोर और लेस, यदि आप थोड़ा अच्छे प्रिपेयर कर रहे हो तो 20,000 कैंडिडेट्स में आपका प्रिपरेशन ये है, कंटेस्ट है, आपका कंपटीशन है 20,000। उससे थोड़ा अच्छा प्रिपरेशन करते हो तो 10,000 ही मानो कि कंपटीशन है। और जो बहुत अच्छा प्रिपरेशन करते हैं तो वो समझते हैं कि हमारा 100 में ही है, हमारा 200 में ही है, हमारा 500 में ही है, हमारा 1000 में ही है। जितना द मोर यू प्रिपेयर लेसर द कंपटीशन। तो ये जस्ट एक देखो, ये सब ऑफिशियल डेटा है। अब 22 और 23 के ऑफिशियल डेटा अभी पब्लिश नहीं हुए थे, तो मैंने ये जो था उसको ही। अब ये जो एग्जाम है वो जनरल इंट्रोडक्शन कि 3 स्टार ऑफिसर इक्विवेलेंट टू असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस और डीवाईएसपी या इंडियन आर्मी में अपना कैप्टन के बराबर इक्विवेलेंट है। आपको एनी ऑफ द 5 फोर्सेस जो भी हैं, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, तो डिपेंडिंग ऑन आपका रैंक एंड प्रेफरेंस। तो सबसे पहले तो रैंक आपका मायने रखता, आप प्रेफरेंस कुछ भी दियो दो, रैंक आपका बेटर होगा तो उसके आधार पे आपको मिलता है। एग्जाम जो है यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, और एग्जाम के 3 स्टेज हैं। देखा जाए तो फर्स्ट स्टेज और थर्ड स्टेज में आपको मार्क्स मिलते हैं, सेकंड स्टेज में नो मार्क्स। तो फर्स्ट स्टेज क्या है, रिटेन। रिटेन 2 पेपर हैं आपके। फर्स्ट आपके ऑब्जेक्टिव 125 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन, विद 1/3 निगेटिव मार्किंग, तो 250 मार्क्स के आपके एग्जाम है। पेपर 2 जो है सब्जेक्टिव है, कन्वेंशनल पेपर है 200 मार्क्स का। इसमें से आपको आगे डिटेल और चीजों को देखोगे। सेकेंड स्टेज जो है आपका फिजिकल एंड मेडिकल है, इसमें आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको क्वालिफाई होना हर हाल में जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड यही 2 में मार्क्स साइड होता है। लेकिन आप फर्स्ट क्वालिफाई किए, सेकंड में किसी में भी इवेंट में गड़बड़ हुए तो आप इंटरव्यू में जाओगे ही नहीं। इंटरव्यू आपको यानी इंटरव्यू के पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं, तो उसके आपके 150 मार्क्स, यानी कि टोटल आपके 450 मार्क्स
जो रिटन है, और 150 मार्क्स जो है वो आपके इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट, तो 600 मार्क्स जो है उसके आपके मार्क्स जुड़ेंगे। अब ये एग्जाम में सिलेबस जो है, देखो जो जनरल पेपर वन जो है, तो पेपर वन को जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस कहते हैं। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विद मल्टीपल चॉइसेस इन दिस पेपर विल ब्रॉडली कवर द फॉलोइंग एरियाज। जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी का मतलब है इसमें क्वांट, एप्टीट्यूड, जनरल मैथ्स और ये रीजनिंग, ये सब रहते हैं। तो देखोगे कि पहले फिक्स 20 क्वेश्चंस पूछा जाता था, बीच में 3-4 इयर्स में आप देखोगे कि 15-16 क्वेश्चंस कर दिया गया था, लेकिन 2024 में देखो तो फिर आपके 20 क्वेश्चंस पूछे गए। कुछ एक्सेप्शन ईयर को छोड़ दिया जाए, जैसे 23 में मैथ्स वाले क्वेश्चंस रिलेटिवली कुछ क्वेश्चंस काफी टफ थे, लेकिन 24 में देखो तो सारे क्वेश्चंस बनने लायक थे। हाँ, अब एग्जाम हॉल में देखो ये आपके पास प्रेशर होता है, प्लस प्रेशर के साथ साथ विद इन टाइम में बनाना होता है। तो ये नॉर्मल मान लो कि 10th स्टैंडर्ड का आपके पास होता है, यानी 10th लेवल के आसपास का आपको वर्क करना है। 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स आपको आता है तो आप कर ले जाओगे। जनरल साइंस, इधर कपल ऑफ ईयर से जनरल साइंस में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साइंस देखा जाए तो सिर्फ जो कुछ चीजें पूछी जाती है, तो आप ये ध्यान रखो कि साइंस जो है अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज है। आज आप अपने आप को सुबह से उठते हो और शाम तक, क्या विदाउट साइंस के आप वर्क कर सकते हो? नहीं। अब साइंस का मतलब ये नहीं है कि आप सारे फॉर्मूला जान रहे हो। एक जनरल आदमी क्या है, साइंस का एप्लीकेशन यूज कर रहा है, टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, लेकिन आपको साइंस जानना है। कल के डेट में आप जब जॉब में जाओगे तो कुछ चीजें आपको एप्लीकेशन आ सकती है। अब मान के चलो कहीं आईईडी है, ठीक है, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, या आज के डेट में और बहुत सारे टेक्नोलॉजी यूज आपके द्वारा किया जाएगा, और जिनके खिलाफ आप एक्शन ले रहे हो, देश के आप इंटरनल सिक्योरिटी में हो, तो एंटी सोशल एलिमेंट्स भी है, वो एलिमेंट्स भी है जिनसे आपको सामना करना है। तो ये जानना। उसके बाद जैसे आईटी, आईटी आज के डेट में देखोगे साइबर क्राइम्स और ये सारा बहुत बढ़ गए हैं। बायोटेक्नोलॉजी, आप बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो। इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है। आप देखते हो एवरी ईयर गर्मी बढ़ता जा रहा है, एवरी ईयर टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है हमारे इन्वायरमेंट का, तो आपको इसको जानना है। नेक्स्ट आपका जो है करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जो कुछ भी हो रहा है। सपोज करो 24 है, 25 मान के चलो आप एग्जाम 25 में दोगे, तो 25 में जो चीफ गेस्ट होंगे, चीफ गेस्ट इंडिया के रिपब्लिक डे में होंगे, आपको जानना है। कौन सी झांकी बेस्ट में हुई, आपको जानना है। इस ईयर में अमेरिका में इलेक्शन हो रहा है, कौन प्रेसिडेंट बनेगी, लेट अस टेक, यदि मान के चलो कमला हैरिस बनती है, तो फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि कोई फीमेल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की प्रेसिडेंट बनेगी। इसके पहले हिलेरी रोधम क्लिंटन फाइट की थी, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप से हार गई थी। अब देखो डोनाल्ड ट्रंप से ही फिर एक फीमेल फाइट कर रही है, तो आपको जानना पड़ेगा, ठीक है, कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लास्ट टाइम भी फीमेल थी और इस बार भी फीमेल है, तो आपको जानना है वहां। तो जो भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर्स चल रहे हैं, अब मान के चलो इंडिया ने किसी मिसाइल को टेस्ट किया, आपको जानना है। इंडिया ने बजट में क्या प्रेजेंट किया, जानना है आपको। कोई आपके इंडिया का साइट है, यदि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में वो आया है, उसको जानना है। जो भी देखो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस आपको डेली करवा रही है मैम, तो उसको आपको करना है। तो क्वेश्चंस विल टेस्ट द कैंडिडेट्स अवेयरनेस ऑफ करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस in the broad area of culture, music, art, literature, sports, governance, societal and developmental issues, industry, business, globalization and interplay among nations। अब मान के चलो रशिया यूक्रेन क्राइसिस में कुछ मोड़ आते हैं, भारत अभी लेटेस्ट टेक, रशिया भी इस बार इंडिया गया, उसके बाद यूक्रेन भी गया, भारत क्या रोल प्ले कर रहा है, इन चीजों को आपको देखना है। नेक्स्ट आपका इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, द क्वेश्चन शायद एम टू टेस्ट कैंडिडेट्स नॉलेज ऑफ कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम। जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नर ऑफ द स्टेट है, अटॉर्नी जनरल है, सोलिसिटर जनरल है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, सीबीआई है, ईडी है, ये सब के बारे में आपको जानना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सोशल सिस्टम एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, रीजनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी इशूज एंड ह्यूमन राइट्स इंक्लूडिंग इट्स इंडिकेटर्स। आपको ये भी जानना है एक तरह से, जो बजट पेश हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ है, गरीबी क्या है, बेरोजगारी क्या है, ये सारी चीजों को जानना पड़ेगा। गरीबी कितना है, इन्फ्लेशन कितना है, महंगाई कितनी है, ये सारे इसमें से आपको ये भी जानना है।
नेक्स्ट आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया। द क्वेश्चन विल ब्रॉडली कवर द सब्जेक्ट्स इन इट्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स। दिस शैल आल्सो इंक्लूड द एरिया ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड फ्रीडम मूवमेंट। अब देखो इसमें तीन पार्ट आपके हैं, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, प्लस आपके आर्ट एंड कल्चर है। नेक्स्ट आपका इंडिया, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो भी वर्ल्ड अराउंड अब इंडिया में है, कौन टाइप के फॉरेस्ट कहाँ है। अब आप जॉब में जाओगे तो आपको जानना है, इंडिया का ज्योग्राफी जानना है, ज्योग्राफिकल लोकेशन जानना है, भारत में कौन टाइप के वनस्पति पाए जाते हैं। इस एरिया में आप जंगल में चले गए तो आपको पता होनी चाहिए चीजें। तो ये आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या हो रहा है। कभी कभी देखो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन में जाते हैं, डिफरेंट कंट्रीज में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज जाते हैं, आपको भी मौका मिल सकता है, तो हमें जानना चाहिए। ऐसे एक 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 अवेयरनेस होनी चाहिए। तो नॉर्मली देखो जाए तो 10th-12th लेवल के आसपास का सब चीज। अब जैसे देखो कहीं भी हमारे प्राइम मिनिस्टर यदि कहीं गए तो उस कंट्री का थोड़ा आसपास देख लिए, इसका मैप किससे शेयर करता है। दुनिया में कहीं वोल्केनो आ गया, कहीं अर्थक्वेक आ गया, कहीं सुनामी आ गया, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ, कोई वहां फीमेल फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनी, फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, वहां यदि अशांति है या इंडिया के साथ कुछ बड़ा पैक्ट हुआ है, तो ये भी ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स के साथ साथ उसमें ज्योग्राफिकल इश्यूज को भी जानना है। अब पेपर 1 हो गए, तो पेपर 1 में आपके क्या है, 125 क्वेश्चन होते हैं। तो देखो क्वांट वाले में इधर बीच में 15-16 उसमें आ रहा था, तो 20 इसमें आ रहा। बाकी जैसे साइंस में आपके 28 से 29। अब ये जैसे ये सारे मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस भी किया हुआ हूँ, और वो मैं और आगे भी चीजों को करूंगा भी, ठीक है। अब पेपर टू में आप जान रहे हो कि 200 मार्क्स के हैं। तो 200 मार्क्स में दो सेक्शन में, एक तरह से एक आपका पार्ट ए। अब वो आपको एग्जाम में ऐसा नहीं है पार्ट ए पार्ट बी किया हुआ रहता है, लेकिन ये समझ डेवलप करने के लिए है कि जो पार्ट ए में है यानी कि ऐसे उसमें होगा। तो ऐसे में आपके पास चॉइस है कि आप हिंदी या इंग्लिश दोनों किसी लैंग्वेज को चूज कर सकते हो। यानी कि 4 ऐसे भी आता है, एक टाइम था एक ऐसे आता था, हमने दोनों फॉर्मेट में एग्जाम दिया है, जब एक ऐसे था तब भी और जब 4 ऐसे तब भी। तो आपके 4 ऐसे अभी आते हैं 20 मार्क्स ईच। तो इसमें आपके पास सिर्फ लैंग्वेज का चॉइस है कि आप हिंदी चूज करो या इंग्लिश चूज करो। लेकिन अदर जो टॉपिक्स हैं वो उसमें सिर्फ आपको इंग्लिश में लिखना है, तो सिर्फ उसमें इंग्लिश है। तो इसमें क्या है, ऐसे क्वेश्चन विच आर टू बी आंसर्ड इन लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म। अब लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म का मतलब नहीं है आप अनलिमिटेड शब्द में लिखोगे, अप्रॉक्स 300 वर्ड्स में रहते हैं, 3 पेजेज आपको दिए हुए रहते हैं। तो लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म इधर इन हिंदी और इंग्लिश, टोटली 80 मार्क्स। तो 80 मार्क्स का टोटल आपको मिलेगा। द इंडिकेटिव टॉपिक्स आर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, स्पेशली ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स इशू एंड एनालिटिकल एबिलिटी। अभी देखो इधर बीच में एनालिटिकल एबिलिटी पर इस ईयर में 2024 में काफी जोर दिया गया, तो उन सारे चीजों को आपको देखना है। अब पार्ट बी में क्या है, पार्ट बी में सिर्फ ओनली आपको इंग्लिश में, यहाँ आपके पास चॉइस नहीं है, ये आपको ओनली इंग्लिश में करना है। तो इसमें क्या आपका होगा, कंप्रिहेंशन होगा, प्रेसी राइटिंग होगा, अदर कम्युनिकेशंस और लैंग्वेज स्किल्स टू बी अटेम्प्टेड इन इंग्लिश ओनली। द टॉपिक्स आर comprehension passage, प्रेसी राइटिंग, डेवलपिंग काउंटर आर्गुमेंट्स, सिंपल ग्रामर एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। तो देखो इसमें क्या है आपका, ये रिपोर्ट राइटिंग भी है, ठीक है ना, रिपोर्ट राइटिंग। तो इसमें क्या आपका होगा कि आपका इंग्लिश में ओनली तो 125। तो इसमें देखो दो आपको आर्गुमेंट लिखना आता है, इसमें चॉइस भी नहीं है। देखो ऐसे वाले में क्या है, 6 आपको टॉपिक है, उसमें से 4 तो वहां तो चॉइस है, बाकी में कोई चॉइस नहीं। तो आर्गुमेंट दो, 2 गुने 20 20 तो 40 मार्क्स। रिपोर्ट 2 गुने 10 तो ये आपका 20 मार्क्स। 1 प्रेसी, प्रेसी 1 इंटू 15 तो 15 मार्क्स। आरसी रीडिंग कम्प्रीहेंशन 1 इंटू 20। बेसिकली देखा जाए इसमें आपको 5 क्वेश्चन रहेंगे, एक एक रीडिंग कम्प्रीहेंशन उसमें 5 क्वेश्चन रहते हैं सेम पैसेज से, तो ये आपके 20 मार्क्स। फिर आपके ग्रामर में 3 कंपोनेंट है, ए जिसमें आपको एज डायरेक्टेड मेन प्योर ग्रामर ये है, बी आपका जो होगा उसमें आपको एक तरह से सेंटेंस बनाना होगा, उसमें वर्ड पावर आपका, सी जो है वो सेंटेंस करेक्शन आपका होगा। तो ये टोटल 120 हो गए, और जो सेक्शन ए है यानी कि ऐसे वाला उसमें 80, तो 200 मार्क्स का होगा।
अब जब रिटन आप क्वालिफाई कर जाते हो, यानी रिटन का आपने एग्जाम दिया, एक चीज ध्यान रखना, जो पेपर 2 है, पेपर 2 का मिनिमम कट ऑफ जो होता है 50 मार्क्स आपको लाना होता है, मिनिमम 50 मार्क्स। पेपर 1 पहले आपका पेपर 1 सबका चेक होता है, तो पेपर 1 में जो भी कट ऑफ गया, अभी तक हाईएस्ट देखा जाए तो 21 में गया था, तो 21 में यदि देखा जाए तो 138 पेपर 1 में हाईएस्ट गया था। तो यदि अब डिपेंडिंग ऑन नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या रहेंगे, तो सबका पेपर 1 चेक होगा। पेपर 1 में कट ऑफ क्लियर हुआ तो पेपर 2 चेक किया जाएगा। अब पेपर 2 में जिनके 50 कम से कम आए, उन्हीं उन्हीं का कंसीडर किया जाएगा। अब मान के चलो पेपर 1 में आप जस्ट कट ऑफ पे लाए, मान के चलो कुछ भी हो 105 है, आपने जस्ट कट ऑफ पे लाया, और पेपर 2 में भी कट ऑफ लाए, लेकिन यहाँ सपोज 50 ले आए, 150 या 5 आपका आया, लेकिन टोटल कट ऑफ यदि 190 गया तो आप ऑलरेडी बाहर हो। तो 50 मिनिमम लाना है, इसका मतलब ये नहीं है 50 पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको दोनों ऐड करके। ये आपका फिजिकल जो रिक्वायरमेंट मिनिमम होता है, तो जो मेल है उनकी हाइट जो होना चाहिए 165 सेंटीमीटर, और फीमेल की जो हाइट होना चाहिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट जो है 81 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड, और 5 cm मिनिमम एक्सपेंशन फीमेल के लिए, नो एप्लीकेबल। वेट जो है मिनिमम, ये मिनिमम है, ठीक है, मिनिमम आपका मेल का 50 kg होना चाहिए, फीमेल का 46 kg। अब ये फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जो है, 100 मीटर रेस मेल के लिए 16 सेकेंड, फीमेल के लिए 18 सेकेंड। 800 मीटर रेस मेल के लिए 3 मिनट 45 सेकेंड, फीमेल के लिए 4 मिनट 45 सेकेंड। लॉन्ग जंप मेल के लिए 3.5 मीटर और फीमेल के लिए 3 मीटर, 3 चांसेस दिया जाता है। शॉर्ट पुट जो 7.26 का, मेल के लिए 4.5। अब इसमें से जो है आपको 3 चांस इसमें भी मिल रहा है, इसमें फीमेल के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। तो ये आपका फिजिकल हुआ। अब रीमेडिकल देखो, पहले आपका 21 बैच था, 2021 तक क्या हो रहा था कि री मेडिकल में मिनिमम 45 डेज दिया जा रहा था। लेकिन अब जो क्या है कि अब क्या रहा है ना कि अपील्स विल बी, री मेडिकल के लिए आपको अपील करना पड़ेगा, पहले भी अपील करना पड़ता था, लेकिन पहले मिनिमम 45 डेज टाइम मिल जाता था। लेकिन अब क्या है, आपको विद इन 24 आवर्स करना पड़ेगा, और डिपेंडिंग ऑन 48 आवर्स के आसपास, विद इन 48 आवर्स जनरली, कभी कभी 72 आवर्स भी लग सकता है, कभी कभी कुछ 4-5 दिन भी आपका लग सकता है, कुछ ऐसे इश्यू होंगे तो जनरली जो है कि आपके अब जो है री मेडिकल में आपको टाइम नहीं दिया जाता। तो खास करके वो कैंडिडेट जिनका ओवरवेट है या कुछ इश्यूज है, तो आप पहले ध्यान रखोगे कि अब री मेडिकल में टाइम नहीं दिया जाता है, ठीक है। ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग आपका 12 मंथ्स का होता है इन रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग सेंटर। आप जिस कोर्स में सेलेक्ट हुए, जिस कोर्स में आपको अलॉट हुआ, वहां आपको ट्रेनिंग उस अकेडमी में करना पड़ेगा। तो 12 महीने का आपका ट्रेनिंग होगा, और जिसमें बीच में 2 महीने आपको ब्रेक दिया जाएगा। 6 मंथ जब ट्रेनिंग कर लोगे तो आपको 2 वीक्स का दिया जाएगा। और बेसिक सैलरी आप जो होते हो 56,100। तो जब आप ज्वाइन करोगे तो उस समय जो एप्लीकेबल होगा तो 85,000 से तो ज्यादा ही मिलेगा, ठीक है ना। और एक्सपेंसेस आपको अपना ये बियर करना है, तो जो खर्च होगा वो आपको इसमें से देना है। तो ट्रेनिंग में थोड़ा ज्यादा खर्च होता है, ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि पूरा हो जाए, लेकिन मे भी जैसे डिपेंडिंग ऑन है, ट्रेनिंग में आपको 20,000, 25,000, 30,000 आपको खर्च करना पड़ेगा। अब कुछ ऐसे हैं 50,000 भी खर्च करते हैं, तो सबका अपना अपना अलग अलग है। बुक्स वगैरह जो है, देखो ये बेसिक बुक्स हैं कि इनको आपको गो थ्रू है करना है आपको धीरे धीरे। और अब कुछ चीजें होती है जो कल हमने आपको बताया था कि करेंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए जो बहुत सारे हिस्ट्री के भी क्वेश्चन होंगे, तो वो आपको क्या होगा, न्यूज़पेपर वगैरह से मिलेगा। तो न्यूज़पेपर तो आपको मैंडेटरी पढ़ना। आप ये एकदम ना सोचो कि इन बुक से ही हमको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको, हिस्ट्री का भी क्वेश्चन रहेगा तो आपको न्यूज़पेपर से मिलेगा। क्योंकि न्यूज़पेपर में क्या होता है, डेली जो अपडेशन आते रहता है, कहीं खुदाई हुई कुछ चीजें, कहीं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना, तो अब किताब में मान के चलो कहीं खुदाई हुआ, अब किताब आपका 5 साल पहले पब्लिश हो चुका है और खुदाई आज हुआ है, तो उसमें नहीं है होगा ना। या मान के चलो साइंस में कुछ इन्वेंशन हुआ, कुछ डेवलपमेंट हुआ, किसी को नोबेल प्राइज मिला, तो कुछ कुछ चीजें हैं आपको न्यूज़पेपर से आपको मिलता है। लेकिन बेसिक्स यहाँ से ये पिलर आपको बनाएगा। तो पॉलिटी में आपको लक्ष्मीकांत तो मस्ट पढ़ना है। उसके अलावा जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क क्लास 11 का एनसीईआरटी, पॉलिटिकल थ्योरी क्लास 11 का यूजफुल होगा आपका पेपर 2 में भी और इंटरव्यू में भी। ये पॉलिटिकल थ्योरी जो है ना बहुत मस्त है, बहुत अच्छा है, आपको क्रिएटिव थिंकिंग के लिए आपको कंपेल करेगा, आपको इंटरव्यू वगैरह में भी काफी हेल्प करेगा।
पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है, यूजफुल इन पेपर 2 एज वेल। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स ऑप्शनल, ये इसको पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो नहीं। हिस्ट्री में देखो, स्पेक्ट्रम मॉडर्न के लिए आप पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी क्लास 12 थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 पार्ट 2 एंड पार्ट 3, एंड इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट क्लास 11 का और 12 का, ठीक है। फिर आप ऑप्शनल है मॉडर्न इंडिया एनसीईआरटी 12 ओल्ड बाय बिपिन चंद्रा, या नॉर्मल जो बिपिन चंद्रा का आपका ये हिस्ट्री वाला है वो भी आप पढ़ सकते हो। फिर मेडाइवल इंडिया ओल्ड सतीश चंद्रा, और एंशिएंट इंडिया आप आर एस शर्मा पढ़ सकते हो। ज्योग्राफी में एनसीईआरटी का क्लास 11 का फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, और जो 11th का ही जो है इंडिया का फिजिकल इन्वायरमेंट। क्लास 12 का दो है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, प्लस मैप और एटलस को आपको, एटलस मैप जरूरी है, बहुत बार आपको कभी कभी विजुअलाइज करने में आपको हेल्प करेगा। फिर आप जीसी लियोंग पढ़ सकते हो और महेश बरनवाल जो भी पढ़ सकते हो। इकोनॉमी में देखो एनसीईआरटी का क्लास 9th 10th क्या है, मजाक एक तरह से है, तो क्लास 9th का इंडियन इकोनॉमी, क्लास 10 का अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्लास 11th का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और क्लास 12th का इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। और आप माइक्रो भी पढ़ लो, ठीक है ना, थोड़ा सा माइक्रो भी देख लो, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स भी देख लो लेना। फिर करंट अफेयर्स इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, ठीक है ना। अब रमेश सिंह ये छोड़ दो, इसको ये नहीं है, अब जरूरत नहीं है, ठीक है, रहने दो, इसको मत करो। ऑप्शनल जिनको एकदम इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज ये बहुत बल्कि है, इसको छोड़ देना, ठीक है ना ये। ओके, नेक्स्ट आपका साइंस। तो साइंस में क्या आपका है, एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th ये आपका एकदम मैंडेटरी है, प्लस बायोलॉजी टेक्स्ट बुक आप क्लास 12th का एनसीईआरटी यूनिट 8 9, ठीक है ना। और लूसेंट एंड करेंट डेवलपमेंट, लूसेंट वाला साइंस वाला पूरा सेक्शन आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का बायोलॉजी वाला जो क्लास टेक्स्ट बुक है क्लास 12th वाला, उसमें यूनिट 10 पढ़ लेना है, और लेटेस्ट जो है नोट्स वगैरह आप करंट अपडेट्स वगैरह देख लोगे। और प्रीवियस ईयर पेपर हर चीज में मैंडेटरी है, ठीक है ना, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को आपको हर हाल में करना ही करना है, उसके सिवा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। अब देखो, अभी एक मैं होमवर्क आपको दे रहा हूँ, एक चीज ध्यान रखना, जो ये टास्क होगा, जो ये पूरा कार्यक्रम होगा, जो ये पूरा प्रोग्राम होगा, आप ये मत समझना कि ये स्पून फीडिंग होगा, ये स्पून फीडिंग नहीं होगा। आपको रेगुलर रूप से आपको वर्क करना है। आप जितना भी मेहनत करोगे वो आपको मायने रखेगा, आपका अपना मेहनत ज्यादा मायने रखता है। देखो हमेशा ध्यान रखो, आप, मैं जो करवा रहा हूं क्या ये आप नहीं कर सकते हो, यस कर सकते हो। सो मेनी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं जो खुद से प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन एक जो खुद से आप करते हो तो कभी कभी क्या होता है, डेविएशन हो जाता है, कभी मोटिवेशन डाउन हो जाता है। आप ह्यूमन बीइंग हो, आप मशीन नहीं हो कि चला करके आज छोड़ दिया तो अब 3 अगस्त 2025 को ही बंद होगा, नहीं। एज ए ह्यूमन बीइंग हर कोई को, देखो कोई कहते हैं और कोई नहीं कहते हैं, कोई वो, हर के पास आता है समस्या। जो जिस लेवल में पहुंच जाए अपने अपने लेवल से वो परेशान होते हैं, अपने अपने लेवल से वो थॉट देते हैं। अब बहुत सारे देखो कैंडिडेट्स होते हैं जिनके फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होते हैं, तो ठीक है आप खुद मेहनत करना है, लेकिन कभी भी बेचारा मत बन करके रहो, आपको मेहनत करना है। आप अपना भाग्य खुद बदल सकते हो। एक फिलॉसफी में होता है एग्जिस्टेंशियलिज्म, अस्तित्ववाद, आपकी अपनी आइडेंटिटी है, आपका अपना पहचान है, और उस पहचान को बना के रखना। जब पॉसिबल होता है तो ठीक है, किसी टीचर मेंटर क्लासेस का हेल्प लो, यदि कुछ नहीं हो पाता है तो आप खुद से वर्क करो। बहुत सारी चीजें आपको ओपन में मिल रहा है, अब ये वीडियो क्या है, ओपन में मिल रहा है, बहुत सारी चीजें आपको ओपन में रहेगा, आप उसके आधार पे करोगे। लेकिन जब आप डेडिकेटेड मेंटरशिप प्रोग्राम में होते हैं तो क्या होता है कि मैं आपसे रेगुलर रूप से बात करूंगा, या जहां भी आप जिनसे भी जुड़े हुए हो रेगुलर रूप से बात ये करना है। तो अभी जैसे ये होमवर्क जो दे रहा हूँ, अभी जैसे कुछ कुछ आपको डेली कुछ ना कुछ मिलेगा, डेली कुछ ना कुछ अपडेट होगा। तो अभी आपको क्या करना है कि आज से कल तक में इसको, कल तक एक तरह से ये टास्क को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आप 2024 का जो पेपर हुआ है, भले आप उसमें अपियर हुए हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ जो फर्स्ट टाइमर हो वो तो नहीं अपियर हुए हो, जो 25 में फर्स्ट टाइम दोगे तो एपियर नहीं हुए हो, लेकिन जो एपियर हो चुके हो 2024 का आप पेपर दे चुके हो, तब भी आप क्या करोगे, पेपर 1 प्लस पेपर 2 पूरे पेपर को देखोगे, हर क्वेश्चन को, पेपर 1 में 125 क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चंस को देखोगे, उन एक एक क्वेश्चन को देखोगे कि
ये क्वेश्चन पूछा गया, इसका क्या सही आंसर होगा, या यदि मैं नहीं समझ पा रहा हूं तो कहाँ हमसे मिस्टेक हो रहा, क्या मैं कंसेप्ट नहीं समझ रहा हूँ, कंसेप्ट नहीं समझ रही हूँ, या कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में प्रॉब्लम है, या क्वेश्चन को तरीका में प्रॉब्लम है। तो उस ढंग से चीजों को देखना। मैं सब्जेक्ट वाइज पेपर 1 के भी जो 24 हैं उसके मैं सारे सॉल्यूशंस करवाऊंगा, धीरे धीरे करके एक एक सब्जेक्ट को मैं लूंगा और उसके सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, उसके सॉल्यूशंस मैं डिस्कस करूंगा आपको। और पेपर 2 दोनों, पेपर 1 पेपर 2 के दोनों को हर क्वेश्चन को देखोगे, और ये टास्क आपका कल तक पूरा करना है। एंड रीड ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ठीक है। और तो ये तो सबके लिए है, ये तो ओपन में है, ये सबको करना है ये चीज। लेकिन जो पेड वाले में हो उनको क्या करना है, जो पेड वाले में है। अब आप क्या है, आप लिखो किसी से, आप सीनियर से अपने या किसी फ्रेंड से आप चेक कराओगे, लेकिन जो पेड वाले हैं उनका मैं चेक करूंगा। तो आप क्या करोगे, 1 एशे, कोई भी आपको 4 एशे लिखना है, 6 में से कोई एक को सेलेक्ट करो। रिपोर्ट 1, 2 में से एक रिपोर्ट सेलेक्ट करो, 2 में से आर्गुमेंट एक सेलेक्ट करो, और ये 3 लिख करके मुझे कल शाम तक भेजोगे। यानी 1 एशे 6 में से आप एक सेलेक्ट करोगे, 1 रिपोर्ट 2 में से एक आप सेलेक्ट करोगे, 1 आर्गुमेंट 2 में से एक आप सेलेक्ट करोगे, और वो लिख करके मेरे पास सेंड करोगे तो मैं फीडबैक। अब कुछ का ये होगा कि मैं तो अभी पढ़ा नहीं हूं तो कैसे लिखूंगा। आप ग्रेजुएशन तो कर चुके हो, या जो ग्रेजुएशन भी जिनका अभी फाइनल नहीं हुआ, होने वाला है, तब भी एटलीस्ट आप +12 +2 तो किए हो, ग्रेजुएशन में 2 इयर्स तो कंप्लीट किए हो आप, उसके आधार पे तो जैसे आता है सही गलत जो भी है, लेकिन खुद से लिखो। ये नहीं है कि आप देख करके कहीं से लिख लिए, और ये जितना आप ओरिजिनल होगे, जितना आप चीजों को करोगे, नहीं आता है सही से तो ठीक है, जितना आता है उतना ही लिखो और लिख करके मुझे सेंड करोगे। कुछ कुछ आपको टास्क रेगुलर रूप से दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आप कितना वर्क करते हो, आप कितना उस पर एफर्ट लगाते हो। मैं क्या जानता हूँ, आपके सीनियर क्या जानते हैं, जो सेलेक्ट हुए वो क्या जानते हैं, ये मायने नहीं रखता। आप कितना वर्क करते हो, चाहे जैसे हो, आपको लिखना है, आपको हर हाल में लिखना है, इस चीज को रखना है, ठीक है। फिर हम आगे और चीजों को डिस्कस करेंगे जैसे भी होता। इनकेस कुछ भी आपके क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या जो नंबर हमारा है ये, इस पर व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो 8527146498, या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे आप मैसेज कर सकते हो। कुछ भी देखो, पर्सनल कुछ भी क्वेश्चन होता है तो मैं, जिनका भी जेन्यून क्वेश्चन होता है मैं रिप्लाई करता हूँ, डेफिनेटली करता हूँ। और जो भी जैसे इसमें पेड वाले में होंगे तो आपको टास्क करना है, मैं आपको आपसे पूछूंगा, ऑब्वियसली बात है। देखो एक चीज ध्यान रखना कि कोई टीचर मिंटर जब भी होता है आपको बार बार थोड़ा कंपेल करता है, आपको कभी डांटता है, कभी आपको कुछ चीज़ों को करता है, तो यू हैव टू कंटिन्यूअसली डू द वर्क। जो भी टास्क दिया जाता है जितना करोगे वो फायदा होगा। ओके, थैंक यू। फिर रेगुलर आपसे कांटेक्ट में रहेंगे ही।